प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के लिए गोल लेसन नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, उसी का चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट, जिसमें आप जानने जा रहे हैं भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप का आखिरी भाग। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान को डायग्रामेटिकली हमने दिखाया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा हिस्सा है पूर्वी तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी हिस्से की तरफ जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी हिस्से की तरफ जो है वो पूर्वी तटीय मैदान है। पहले हम इनकी लोकेशन को मैप में देख लेते हैं ताकि हम उसको डिटेल से समझ सकें। आप देखेंगे ये जो रेड देख रहे हैं आप, ये पश्चिमी घाट है और इसी पश्चिमी घाट के ठीक साथ में और अरब सागर के बीच में, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में ये जो जगह है जो आप व्हाइट कलर की देख रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक ये सारा का सारा पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है। और इधर आप देखेंगे ये जो रेड लाइन है, ये पूर्वी घाट है, ये पर्वत श्रेणी है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, इधर ये सारी बंगाल की खाड़ी है और ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो ये मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। ये तट हो गया, समुद्र का किनारा तट हो गया, तो ये पूर्वी तटीय मैदान इस तरफ है, भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ है, और पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिम हिस्से की तरफ है। इसी के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। समझ में आया? लोकेशन कहाँ है इनकी? यहाँ पर और यहाँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। आपने देखा था अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में एक संकरा यानी कि पतला सा कम चौड़ा एक मैदान है। ये कौन सा मैदान है? पश्चिमी तटीय मैदान है। इस लोकेशन को आपने देख भी लिया है और समझ भी लिया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं। इस मैदान के हमने 3 हिस्से किए हैं, उसको हमने समझना है। पहला हिस्सा है तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, और इसमें कौन सा हिस्सा आता है? मुंबई और गोवा। मध्य भाग को कन्नड़, जिसको हम कर्नाटका स्टेट के अंदर दिखाएंगे, और तीसरा यानी कि दक्षिणी भाग को मालाबार तट यानी कि केरल। पहला है कोंकण, फिर कन्नड़ और फिर मालाबार। इन तीनों की लोकेशन को हम मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये आप जो संकरा मैदान देख रहे हैं, ये तट के साथ में ये सारा पश्चिमी तटीय मैदान हो गया। इसी पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तर वाला हिस्सा है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा उत्तर और नीचे वाला दक्षिण और बीच में मध्य आ जाएगा। तो जो उत्तरी हिस्सा है यानी कि ये वाला इतना हिस्सा, इसे हम कोंकण के नाम से जानते हैं। देखो लिखा हुआ है कोंकण। कोंकण क्या है? एक प्रकार का पश्चिमी तटीय मैदान है। और इसमें कौन सा हिस्सा आता है? मुंबई और गोवा यानी कि महाराष्ट्र का जो पूरा इलाका है, ये मुंबई का जो इलाका है ये, और गोवा जो है ये, इसमें कोंकणी हिस्से में आते हैं। ठीक है। कोंकण के बाद
बीच वाला हिस्सा जो ये वाला इतना हिस्सा, ये वाला, इसे कन्नड़, इसमें कर्नाटका का हिस्सा आता है, इसे कन्नड़ नाम से जानते हैं। और फिर नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिणी भाग की तरफ जाएंगे तो इसे हम मालाबार तट कहते हैं। लिखा हुआ देखो मालाबार तट। तो पश्चिमी तटीय मैदान के 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा कोंकण, मध्य हिस्सा कन्नड़ और दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है पूर्वी तटीय मैदान। पहला है बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा एवं समतल है। जो हमने देखा था बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में जो मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान है। और ये कैसा है? चौड़ा है और समतल भी है। किसके मुकाबले में चौड़ा है? पश्चिमी तटीय मैदान के मुकाबले में चौड़ा है। ये ज्यादा चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, यानी कि इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो उत्तरी सरकार बन गया। दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके 2 हिस्से किए, उत्तरी हिस्सा बन गया उत्तरी सरकार और दक्षिणी हिस्सा बन गया कोरोमंडल तट। इसको भी हम मानचित्र में देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी, ये सारी बंगाल की खाड़ी है। ये इस बंगाल की खाड़ी के साथ और पूर्वी घाट के बीच में जो ये तटीय मैदान है ये पूर्वी तटीय मैदान है। इस पूर्वी तटीय मैदान का जो उत्तरी हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी। तो उत्तरी हिस्सा पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी हिस्सा उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। देखो लिखा हुआ है उत्तरी सरकार, यानी कि इतना हिस्सा ये जो तटीय मैदान है इसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी हिस्सा पूर्वी तटीय मैदान का जो दक्षिणी हिस्सा है ये इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान के 2 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा उत्तर की तरफ वाला उत्तरी सरकार और नीचे का हिस्सा कोरोमंडल तट। आगे है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर बहा कर लाई होती हैं और जब अपने मुहाने समुद्र के मुहाने पर जमा कर देती हैं तब क्या बनते हैं? डेल्टा बनते हैं। इनको भी हम एक बार मैप में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मैप में आप देखेंगे ये महानदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और अपने साथ जो अवसाद लेकर आती है वो जमा कर देती है और यहाँ एक विशाल डेल्टा बनाती है। ये महानदी का डेल्टा बना हुआ है। इधर देखेंगे तो गोदावरी नदी का बना हुआ है, ये डेल्टा बना हुआ है। देखो नदी अलग अलग हिस्सों में बट गई है मुहाने पर। इधर देखें तो कृष्णा नदी जो है मुहाने पर बटी हुई है अलग। इधर नीचे देखेंगे तो कावेरी नदी मुहाने पर बटी हुई है। तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी इस पूर्वी तटीय मैदान पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। बाकी नदियां कम निर्माण कर रही, इधर नदियां निर्माण नहीं करती डेल्टा का। पूर्वी तटीय मैदान पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर? अब हम शुरू कर रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप में भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह के बारे में। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यानी कि भारत में जो रेगिस्तान पाया जाता है उसे हम थार के नाम से जानते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर। कहां पर? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर। इसकी लोकेशन को हम मैप में देखेंगे और समझेंगे। आप मानचित्र में देखें
जो ये रेड जो दिखाई दे रही है आपको, ये पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी है। इस अरावली श्रेणी के पश्चिमी हिस्से की तरफ, अरावली श्रेणी के पश्चिमी हिस्सा ये है, पूर्वी हिस्सा ये है। तो अरावली श्रेणी के पश्चिमी हिस्से की तरफ जो मरुस्थल है, ये भारतीय मरुस्थल है और इसे हम थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। जहां जहां लोकेशन में दिखा रहा हूं पेंसिल से, ये आप मरुस्थल को देख रहे हैं और इसे हम भारतीय मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल या थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। लोकेशन आपको फाइंड करनी है, पता करनी है, तो आप सीधा से ध्यान रखेंगे अरावली श्रेणी के पश्चिमी हिस्से की तरफ भारतीय मरुस्थल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यानी कि जो मरुस्थल है वो किससे बना हुआ है? बालू के टिब्बों से बना हुआ है। और एक मैदान कैसा दिखाई देता है? तरंग की तरह दिखाई देता है। तरंग कैसी होती है? यानी कि बालू के टिब्बे आपको ऐसे दिखाई देंगे, समतल दिखाई नहीं देंगे, तरंगित मैदान दिखाई देगा। आगे है प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है, जो कि बहुत कम है। आगे शुष्क जलवायु, वनस्पति बहुत ही कम होती है। शुष्क का अर्थ होता है सूखी, कम नमी वाली। यहाँ जो जलवायु है वो सूखी है, और जब सूखी जलवायु होती है तो उसकी वजह से तथा बरसात कम होने की वजह से वहाँ वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे बहुत ही कम पैदा हो पाते हैं, और जो होते हैं वो बहुत ही कम पत्तों वाले पेड़ पौधे होते हैं और उनका आकार भी छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखाई देती हैं। सरिता का अर्थ है नदियां। वैसे तो मरुस्थल में कोई नदी नहीं है और कुछ नदियां दिखाई देती हैं, वो केवल बरसात के मौसम में ही दिखाई देती हैं। और ये नदियां बालू में विलीन हो जाती हैं। ये वैसे नदियां जब अपना सफर तय करती हैं तो वो सागर में मिलती हैं, लेकिन मरुस्थल में जो नदियां हैं वो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं और उससे पहले बालू के अंदर ही वो दिखाई देना बंद हो जाती हैं। नौरी नदियां बरसात के मौसम में ही दिखाई देती हैं। आगे है लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अगर मरुस्थल की नदियों के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे लूनी, यही एकमात्र बड़ी नदी है। बाकी नदियां बरसात के मौसम में होती हैं और समुद्र से पहले ही बालू के टिब्बों में विलीन हो जाती हैं। ये हमारा यहाँ पर भारतीय मरुस्थल पूरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं आखिरी भाग की तरफ, द्वीप समूह। द्वीप समूह को हमने डायग्रामेटिकली दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। इनकी लोकेशन को हम पहले मैप में देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र के दक्षिणी हिस्से की तरफ आप जब जाएंगे तो पूर्वी हिस्से की तरफ आप देखेंगे कुछ द्वीप बने हुए हैं और ये श्रृंखलाओं में बने हुए हैं। इन्हें हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी हिस्से की तरफ जब जाएंगे अरब सागर की तरफ तो ये कुछ द्वीप बने हुए हैं, इन्हें हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं। पश्चिमी हिस्से की तरफ जो है लक्षद्वीप समूह है और पूर्वी हिस्से की तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके।
पहले लेते हैं अंडमान और निकोबार। नंबर 1, यह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है। आपने देखा था ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले हुए हैं और एक लंबी श्रृंखला है, सीरीज है। श्रृंखला का मतलब एक के बाद एक। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं और कहां फैले हैं? बंगाल की खाड़ी में। आगे है, यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल यानी कि बहुत ज्यादा, तथा बिखरे हुए हैं, दूर दूर हैं। फिर से बता रहा हूं, बड़े हैं आकार में, संख्या में ज्यादा है और बिखरे हुए हैं। समुद्र में दूर दूर इलाकों में मिलेंगे आपको ये। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार नाम से इन्हें जाना जाता है। इसको आप मैप में देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। यहां आप देखेंगे ये जो उत्तरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे अंडमान नाम से जाना जाता है और दक्षिणी हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसे निकोबार के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं ये लंबी एक श्रृंखला है, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। उत्तर में इसे अंडमान के नाम से जाना जाता है, दक्षिण में इसे निकोबार के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप संख्या में बहुल हैं, आकार में बड़े हैं तथा बिखरे हुए हैं, दूर दूर हैं, बिखरे हुए हैं। ठीक है। यह द्वीप समूह निमज्जित या सागर में डूबे पर्वतों के शिखर हैं। इसको आप समझ लें, ये जो द्वीप समूह आपको दिखाई देते हैं, ऊपर जो जमीन दिखाई देती है सागर के बीच में, ये नीचे गहराई में बड़े बड़े पर्वत हैं और ये उनका केवल ऊपर का हिस्सा ही है जो हमें द्वीप समूह के रूप में दिखाई देते हैं। और ये जो पर्वत हैं ये हिमालय पर्वतों के ही एक भाग हैं, हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से यहां से देश की सुरक्षा संभव हो पाती है। अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरेन द्वीप पर है। आप जान लें, ज्वालामुखी जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय के अर्थ जिसके अंदर अब भी लावा बाहर निकल रहा है, और कई ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनके अंदर लावा बाहर नहीं निकलता है। तो भारत में भी एक ऐसा द्वीप है जहां पर अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और उस द्वीप समूह का जो नाम है वो बैरेन द्वीप है। वहां पर ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है, लावा को वहां पर देखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे द्वीप समूह की तरफ, जिसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। केरल के मालाबार के तट के पास स्थित है। इसकी लोकेशन को आपने देखा था, केरल राज्य के ठीक साथ में पश्चिमी हिस्से की तरफ लक्षद्वीप समूह है और ये अरब सागर में है। ठीक है, अंडमान निकोबार तो बंगाल की खाड़ी में थे, लक्षद्वीप अरब सागर में। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है, यानी कि ये साइज इतना छोटा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कि लक्षद्वीप की जो एक प्रकार से कैपिटल कहें तो वो कावारत्ती है। ये नाम आप याद रखेंगे, कावारत्ती। इसकी लोकेशन को मैं आपको मैप में दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। मैप में आप देखेंगे ये केरल है, केरल राज्य के साथ में जो तट है, पूर्व जो पश्चिमी तट है, इसे मालाबार तट के नाम से। तो मालाबार तट के साथ में
अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है और इसकी जो प्रशासनिक मुख्यालय है या राजधानी है वो कावारती है। ठीक है, बच्चों यहां पर हमारा जो भूगोल का दूसरा चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप, यह पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आप बच्चों से ये गुजारिश है कि इन सब के नोट्स इकट्ठे करके, चारों पार्ट के नोट्स इकट्ठे करके अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे और लिख लेंगे, ताकि इसको आप लंबे समय तक याद रख पाएँ। चलो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू।